गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल आवर विज़न में स्वागत है। तो जैसा कि हमारा इतिहास में टॉपिक चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अभी आप लोग अगले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में डिटेल से कुछ जानकारियाँ ली हैं। एग्ज़ाम के थ्रू से जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। और आगे हम देखेंगे कि हड़प्पा कालीन कुछ स्थलों के बारे में, जो महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में हम थोड़ी जानकारी और लेंगे। इसके बाद एक पार्ट और हड़प्पा सभ्यता का आएगा। उसके बाद जो है अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, वैदिक सभ्यता के बारे में अगले टॉपिक में स्टार्ट होगा। ऐसे डेली टू डेली इतिहास का जो चैप्टर है, हर एक टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन, सभी टॉपिक कराए जाएंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अभी आप लोगों ने अगले वीडियो में डिटेल से पढ़ा है कि वहाँ के व्यापार के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, वहाँ के रहन सहन के बारे में पढ़ा था, वहाँ सिंधु सभ्यता को किसने क्या कहा था, किसने खोज की थी, और इसके जनक कौन हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा महत्वपूर्ण स्थल था, इसके बारे में आप लोगों ने जानकारी लिया डिटेल से। अब हम आगे पढ़ते हैं कुछ और महत्वपूर्ण स्थल। तो हम इसके पहले जान लेते हैं कि एक सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म जब भारत में हमारे यहाँ हुआ था, उसी टाइम इराक में, एक बाहरी देश है इराक, जो खाड़ी देशों में उसकी गिनती होती है, भारत के पश्चिमी दिशा में पड़ता है इराक। जैसे इराक कहाँ पर पड़ता है, भारत की जो स्थिति मान लेते हैं, भारत की ये स्थिति है, बहुत अच्छा मैप नहीं बना है दोस्तों, लेकिन भारत की जो स्थिति है इस संदर्भ में, यहाँ पे जो है ये पाकिस्तान का एरिया है, उसके बाद यहाँ पे जो है अफ़गानिस्तान का एरिया है, ये वाला एरिया अफ़गानिस्तान का है, और यहाँ पर ईरान है, उसके बाद इराक का एरिया आता है, और इराक के नीचे ही ये वाला एरिया जो यहाँ से भूमध्य सागर से आके इसमें मिलता है, इसके पास में ही है। तो ये वाली देश जो है ये इराक है। यहाँ पे ही मेसोपोटामिया सभ्यता का जन्म हुआ था। मेसोपोटामिया सभ्यता व हड़प्पा सभ्यता में संबंधता क्या है, आज उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे। तो मेसोपोटामिया जो है फारस के खाड़ी के उत्तरी दिशा में, फारस के खाड़ी की उत्तरी दिशा में मेसोपोटामिया सभ्यता था, और वो आधुनिक जो है इराक में स्थिति है मेसोपोटामिया की। एक मिनट, ठीक है, वीडियो सही आ रहा है दोस्तों, थोड़ा सा हिल गया था कैमरा। तो ये फिर से हम देखेंगे कि जो फारस की खाड़ी है, यहाँ पे ये फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी है यहाँ पे। तो फारस की खाड़ी के उत्तर दिशा में जो मेसोपोटामिया है, आज के आधुनिक इराक देश में पड़ता है। तो यूनानी भाषा शब्द है मेसोपोटामिया। यूनानी भाषा, मेसो का मतलब होता है, ये मेसोपोटामिया जो है, मेसोपोटामिया ये किसका भाषा है, ये यूनानी ग्रीक भाषा का शब्द है। तो इसमें क्या है, इसमें दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बना है मेसो और दूसरा है प्लस पोटामिया, मेसोपोटामिया। तो ये क्या है, यूनानी भाषा में जो मेसो का अर्थ होता है, मेसो का अर्थ होता है मध्य, मेसो का होता है मध्य, और पोटामिया का मतलब होता है नदी। मेसो का मतलब होता है मध्य और पोटामिया का मतलब होता है नदी। इसका अर्थ ये है कि दो नदियों के बीच का प्रदेश, मतलब दो नदियों के बीच का प्रदेश का जो सभ्यता था वो मेसोपोटामिया सभ्यता कहलाया। तो अब ये दो नदियाँ थी कौन कौन सी, अब ये दो नदियाँ कौन कौन सी थी, ये दो नदियाँ थी दोस्तों, दजला व फरात, दजला फरात, दजला और फरात ये दो नदियाँ थी, जिसके मध्य की सभ्यता थी मेसोपोटामिया।
अब यहाँ पे ये देख लेते हैं कि नदियों के पास में मेसोपोटामिया ही कई पार्टों में डिवाइड सभ्यता थी। जैसे एक नदी के मुहाने पर वाली जो सभ्यता थी उसे सुमेरियन सभ्यता कहते थे। ये दजला फरात नदियों के मुहाने पर जो सभ्यता स्थित थी उसे कहते थे सुमेरियन सभ्यता। और मध्य में जो नदियों के मध्य में नदियों के मध्य में जो सभ्यताएं विकसित हुई वो बेबीलोनियन सभ्यता थी। और इस नदियों के उत्तरी दिशा में असीरियन सभ्यता का विकास हुआ था। तो यहाँ पे दजला और फरात के मध्य अगर ओवरऑल हम देखें मेसोपोटामिया सभ्यता का जन्म हुआ जो आधुनिक इराक में है। और इसके दजला और फरात के मुहाने पर जो सभ्यताएं विकसित हुई उसे सुमेरियन सभ्यता कहा गया। और इन दोनों नदियों के मध्य में जो सभ्यताएं विकसित हुई उसे बेबीलोनियन सभ्यता कहा गया। और इन नदियों के जो उत्तरी दिशा में जो सभ्यताएं विकसित हुई उसे असीरियन सभ्यता कहा गया। और यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, दिलमुन नामक एक यहाँ पे स्थल है जो फारस की खाड़ी के यहाँ पे देखिए दिलमुन यहीं पे एक है बहरीन है। तो दिलमुन जो है फारस की खाड़ी में स्थित आज का जो उसका नाम है, पहले दिलमुन नाम था लेकिन आज उसका नाम बहरीन है। तो ये फारस की खाड़ी में स्थित है। ये यहाँ पे हाथियाँ बहुत पाए जाते हैं, हाथियों की संख्या बहुत थी, इसलिए बहरीन को हाथियों का देश कहा जाता है। और यहाँ से व्यापार भी होता था क्योंकि ये फारस की खाड़ी में इसकी स्थिति बहुत अच्छी थी। तो ये यहाँ से बंदरगाह थे, जैसे अपने यहाँ लोथल में, गुजरात के लोथल में बंदरगाह मिला था, तो वहाँ से उसका जो है व्यापार होता रहता था बहरीन से। और इसे हाथियों का देश भी कहा गया है। तो हम आइए देख लेते हैं थोड़ी सी दोनों नगरों के हड़प्पाकालीन सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में थोड़ी सी इनकी संबंधताएं देख लेते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक था पहले। तो इनकी सभ्यता के समानता के बारे में देखेंगे और इनका अंतर भी देखेंगे कि क्या इसमें नहीं पाया जाता था। और एक चीज़ विशेष है इसमें, सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारक थे। मतलब जो सुमेरियन सभ्यता इन नदियों के मुहाने पर विकसित हुई थी, वो लोग जो है लिपि के आविष्कारक थे। जो आज के देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ये सब लिपियाँ ही हैं। तो लिपि का आविष्कार अगर बोला जाए तो किसने किया, तो सुमेरियन सभ्यता के लोग ही लिपि का आविष्कार किए थे। और उनकी लिपि जो थी क्यूनिफॉर्म लिपि थी, वो सबसे प्राचीनतम लिपि मानी जाती है। क्यूनिफॉर्म लिपि क्या होता है दोस्तों, ये हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्यूनिफॉर्म, ये क्यूनिफॉर्म लिपि है। क्यूनिफॉर्म लिपि जो है इससे ये सबसे प्राचीनतम लिपि मानी जाती है। इसकी खोज कौन किए थे, सुमेरियन। तो सुमेरियन ने क्यूनिफॉर्म लिपि की सबसे पहले खोज की थी। विश्व में सबसे पहले लिपि की खोज सुमेरियन लोगों ने की थी और उनके लिपि का नाम था क्यूनिफॉर्म। और ये सबसे प्राचीनतम लिपि मानी जाती है। क्यूनिफॉर्म होता क्या है, क्यूनिफॉर्म का मतलब होता है कीलनुमा जो लिपि थी वही जो है सुमेरियन सभ्यता की लिपि थी। तो ये बोर्ड पर लगा हुआ है, देख लेना ये कीलनुमा लिपि क्या होती है। तो आगे हम चलते हैं। महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में। आज हमारा जो मेन टॉपिक था वो टॉपिक था सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में हमें जानना था। तो आइए हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में, उसके पहले हम इनकी समानताएं और असमानताएं देख लेते हैं। किसके बारे में, मेसोपोटामिया सभ्यता व हड़प्पा सभ्यता के समानताएं व असमानताओं के बारे में। किसके, मेसोपोटामिया व सिंधु घाटी सभ्यता।
व सिंधु घाटी सभ्यता। तो इनकी समानताओं के बारे में जान लेते हैं। इनकी समानताएं क्या थी, क्या चीज़ ऐसी थी जो दोनों में समान थी। कुछ चीज़ ऐसी थी जो दोनों में समान थी और कुछ चीज़ ऐसी थी कि असमानताएं प्रस्तुत करती थी। तो समानताएं क्या है ये देख लेते हैं कि दोनों में नगरीय समानताएं थी। नगरीय सभ्यताएं दोनों में स्थित थी। पहला क्या है, दोनों नगरीय सभ्यताएं थी। दूसरा क्या है, दोनों के निवासी तांबे व कांसे के बारे में जानते थे। तो दोनों सभ्यताओं के निवासी जो थे मेसोपोटामिया व सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जो भी नागरिक थे वो दोनों लोग क्या थे, निवासी तांबे और कांसे के बारे में उन्हें पता था। तीसरा है, दोनों सभ्यताओं के लोग कच्ची व पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। कच्ची व पक्की ईंटों का प्रयोग मकान बनाने के लिए दोनों सभ्यताओं के लोग करते थे। उन्हें पता था कि कच्ची और पक्की ईंट क्या होती है। अगला क्या है, दोनों को लिपि का ज्ञान था। दोनों सभ्यताओं को लेखन कला पता था, लिपि का ज्ञान था। दोनों ही चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाते थे। जो कुम्हार बनाते हैं मिट्टी के बर्तन, वही बर्तन वो लोग चाक पर, दोनों ही सभ्यताओं के लोग चाक के मिट्टी का बर्तन बनाते थे। इस सभ्यता के बारे में दोनों सभ्यता के लोगों के नागरिकों को पता था। ये तो थी समानताएं। अब असमानताएं देख लेते हैं कि उनके बीच क्या भिन्नता थी, कि दोनों सभ्यताओं में अलग अलग क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ थी, क्या भिन्नताएं थी, असमानताएं थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो थे वो सामान्यतः जो है पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे मकान बनाने में। लेकिन वहीं पर मेसोपोटामिया के लोग जो थे, सुमेरियन सभ्यता के लोग, मेसोपोटामिया में सुमेरियन सभ्यता के लोग जो थे वह कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे सुमेरी नगरों में। और यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का लिपि जो था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो लिपि था, हड़प्पा कालीन वासियों का जो लिपि था वह चित्रात्मक था। वो चित्र के थ्रू अपनी लिपि को प्रस्तुत करते थे। जैसा कि सामने देख लीजिए, उस पर बोर्ड पर लगा हुआ है कि उनकी लिपि चित्रात्मक थी। और मेसोपोटामिया के लोगों का जो लिपि था वो कीलनुमा था। कीलनुमा लिपि के बारे में आप लोगों को बताया गया इसके पहले, कीलनुमा लिपि कैसे होता है, खैर बोर्ड पर लगा हुआ है, उसको भी देख लीजिए। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लिपि थे उनमें लिपियों की संख्या कितनी थी, उस लिपि में 400 चिन्ह थे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में। और जबकि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उन लोगों की लिपि में लगभग 900 चिन्ह थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, वहाँ पे पुरोहितों और मंदिरों का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। और जबकि मेसोपोटामिया के लोग जो थे उनके पास मंदिरों का साक्ष्य उपस्थित है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के समानताओं और असमानताओं के बारे में हमने देखा। अब आगे हम देखते हैं कि इनके प्रमुख स्थलों के बारे में। अब स्थलों को हम अच्छे से देखेंगे, जैसे हड़प्पाकालीन स्थलों में क्या है, रोपड़ है, हड़प्पा है, लोथल है। इसके बारे में जो हमने आगे पढ़ा था उससे ही ज़्यादा डिटेल जानकारी और लेंगे एक एक पॉइंट पे हेडिंग के थ्रू। तो आगे हम देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हमारा हड़प्पाकालीन नगर का जो स्थल है वो सबसे पहला नाम रोपड़। रोपड़ जो है यह सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। और ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो है प्रथम स्थल जो खोजा गया था वह रोपड़ ही था। 1950 ईस्वी में ये ब्रजवासी लाल ने उत्खनन करवाया था। इसका उत्खनन जो है रोपड़ का ब्रजवासी लाल ने ही उत्खनन करवाया था इसका। उसके बाद जो है 1953 और 1955 के बीच जो है ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन करवाया था। और इसका आधुनिक नाम जो है रूपनगर है। और यहाँ पे एक कब्रिस्तान मिला है जिसमें मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाया जाता था। तो ये था रोपड़। और अगला है हमारा हड़प्पा। हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पाकालीन सभ्यता का ये महत्वपूर्ण स्थल भी है। तो हड़प्पा के बारे में हम देखते हैं पॉइंटों से।
इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो है चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया था 1826 ईस्वी में, और यह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, जैसा कि चार्ट में आप लोग देख रहे हैं। और ये चार्ट हमें लगाना पड़ा, दरअसल वीडियो जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम जो है वीडियो ख़राब हो गया था, इसकी क्वालिटी एकदम ख़राब हो गई थी, इसलिए मुझे काट कर जो है जो बोर्ड पर हम लिखवा के समझाए थे फिर हमें ये अलग से जोड़ना पड़ रहा है दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। फिर खैर कोई बात नहीं, इस चार्ट को अपने बुक में नोट कर लीजिएगा और मैं इसे पॉइंटों से समझा दे रहा हूँ जो बोर्ड पर लिखवाया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम देखते हैं। हड़प्पा स्थल का सर्वप्रथम जो है उल्लेख चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया था 1826 में। यह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, दूसरा सबसे बड़ा स्थल है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और यहाँ पे एक दुर्ग टीला है, माउंट एबी नाम दिया गया उसका। तो इसका माउंट एबी नाम जो दुर्ग टीला है उसका नाम व्हीलर ने दिया था। और यहाँ पर एक मूर्ति पाई गई थी जो मातृमूर्ति बोला जाता है, और उसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई गया है जिसे पृथ्वी देवी की मूर्ति मानी गई है। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे, हड़प्पा कालीन नागरिक जो थे, इस मूर्ति की पूजा करते थे, इसे उर्वरता की देवी मानते थे। और जैसे मिस्र में, जिस तरीके से मिस्र में नील नदी को जो है आयरिस देवी के नाम से पूजा जाता है, ठीक उसी प्रकार जो है इस मूर्ति को इनके गर्भ से निकला हुआ पौधा जो है ये प्रदर्शित करता है कि ये उर्वरता की देवी हैं। और यहाँ पर कांसे की बैलगाड़ी भी प्राप्त हुई थी। हम देखिए दोस्तों, हम जो है इसका जो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसको मैं बता दे रहा हूँ, बाकी का वीडियो में ऊपर चार्ट में लगा हुआ है, बाकी का जो छूट रहा होगा उसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला हमारा है बनवाली। बनवाली जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पे जो है जल निकासी प्रमाण का अभाव था। यहाँ पर जल निकासी का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, परंतु यहाँ मकानों में अग्नि वेदिकाएँ मिली थी। अग्नि वेदिकाएँ जो है यहाँ पर मकानों में मिली थी बनवाली में। अगला हमारा दोस्तों है कालीबंगा। कालीबंगा जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता का ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। कालीबंगा का अर्थ होता है दोस्तों काले रंग की चूड़ियाँ, और ये घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। घग्गर नदी का प्राचीन नाम जो है सरस्वती नदी था, और यहाँ पर शैल क्रिया का प्राचीनतम साक्ष्य भी मिलता है। जल निकासी का कोई प्रमाण नहीं मिलता यहाँ पर, परंतु भूकंप का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलता है कालीबंगा में। और कालीबंगा में जो है जुते हुए खेत का प्रमाण भी मिलता है, और उसकी विशेषता थी जो जुताई उसकी जालीदार नुमा की गई थी, और वो 2 फसली थी। जैसे मिश्रित फसल बोए जाते हैं अपने यहाँ, वही वहाँ पे 2 फसली फसल बोए जाते थे। और वहाँ पे जो है खेत में जो है सरसों का प्रमाण भी मिला है, जो अगले वीडियो में हम बताए थे आप लोगों को। अगला हमारा प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है दोस्तों प्रेतों का टीला, और ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। क्वेश्चन यहाँ से जीके में पूछा भी गया है दोस्तों कि मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला किस नगर को कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर था। हड़प्पा जो था क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा नगर था, जबकि मोहनजोदड़ो जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। और यहाँ पर जो है किले हैं वो दुर्गीकृत करने का यहाँ पे साक्ष्य कोई नहीं मिलता, और ना ही कोई कब्रिस्तान का उल्लेख यहाँ पर है, लेकिन सामूहिक नरकंकाल के अवशेष वहाँ पर मिले हैं। और यहाँ पर एक विशाल स्नानागार भी मिला है, जो इसकी प्रमुख विशेषता है मोहनजोदड़ो का। जॉन मार्सन ने विशाल स्नानागार को विश्व का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। यहाँ पे जो विशाल स्नानागार मिले थे। और पूर्वी टीले जिसका नाम यचार क्षेत्र रखा गया था, वहाँ पे कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी
मिली है जो पूर्णतः नग्न अवस्था में थी, और वहाँ पर एक मुद्रा पर नाव का चित्र भी मिला है। तो मोहनजोदड़ो के बारे में ये इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है, पॉइंट है। तो और एक इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है कि मोहनजोदड़ो में सबसे पहले मलेरिया का साक्ष्य मिला था। मलेरिया का साक्ष्य जो है सबसे पहले मोहनजोदड़ो में मिला था। अगला स्थल है हमारा दोस्तों चहुंदड़ो। चहुंदड़ो जो है सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित एक औद्योगिक शहर था। यहाँ पर एक ही मात्र ऐसा नगर है कि जो दुर्गीकृत जो है बिल्कुल नहीं है, और इसे मार्शल और मैके ने यहाँ पर जो है चहुंदड़ो में मार्शल और मैके ने मनके बनाने का कारखाना भी खोजा था। और चहुंदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है दोस्तों जहाँ पर जो ईंटें पाई गई थी वह वक्राकार शेप में थी। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वक्राकार ईंटें किस जगह से मिली थी। तो चहुंदड़ो एक ऐसा स्थल है, एकमात्र ऐसा स्थल है कि जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली थी। और ईंट पर जो है उस ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते के पंजे का निशान भी मिला है। मतलब उस ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान भी मिला है। अगला हड़प्पाकालीन सभ्यता का जो स्थल है धौलावीरा। तो धौलावीरा का अर्थ होता है दोस्तों सफ़ेद कुआं। धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं, जो गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है। धौलावीरा की जो लोकेशन है गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है, और इसकी खोज जो है 1967-68 में जगपत जोशी द्वारा की गई थी। और इसका जबकि इसका उत्खनन जो है खोज तो जगपत जोशी द्वारा की गई थी 1967-68 में, लेकिन इसका जो है उत्खनन का कार्य जो है रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था 1990-91 में। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देना, जो है रविंद्र सिंह बिष्ट जी ने इसका उत्खनन करवाया था 1990-91 में, और जबकि इसके स्थल का खोज जो है किसने किया था, जगपत जोशी द्वारा की गई थी। और यह भारत का सबसे बड़ा स्थल है और एकमात्र नगर है जो 3 भागों में विभक्त था, और यहाँ के जो मकान थे कच्ची ईंटों के बने हुए थे, और ये पालिशदार सफ़ेद पत्थर यहाँ पर जो है धौलावीरा में पालिशदार जो है सफ़ेद पत्थरों की बड़ी संख्या में प्राप्ति हुई थी। और सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर सूचना पत्र के रूप में यहाँ पर मिले थे। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी धौलावीरा की। और अगला स्थल हम देखते हैं सुरकोटदा। सुरकोटदा जो है गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है, और यहाँ पर जो है कब्रिस्तान में समाधान की नई विधि कलश समाधान विधि की प्राप्ति हुई थी। तो ये दोस्तों इसको बहुत ही महत्वपूर्ण ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। अगला स्थल है लोथल। लोथल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हड़प्पाकालीन सभ्यता का स्थल जो है लोथल गुजरात में अवस्थित है, जिसका गुजराती भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला दोस्तों मोहनजोदड़ो को भी कहा जाता है और लोथल को भी, इसलिए इसे जो है लघु हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। और ये अहमदाबाद ज़िले में स्थित है भोगवा नदी के किनारे। और यहाँ पर